हेलो क्लास 8, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नेम आप देखो, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आज से आपकी क्लास 8 के साइंस के सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर आएंगे और मैंने सारे चैप्टर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो क्लास 8, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपके पास अभ्यास में प्रश्न 1 है। देखो, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो आपने देखा हो फसल, तो देखो क्रॉप्स जिसे हम बोलते हैं, आपने देखा हो जब गेहूं या धान होते हैं तो बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, पौधे छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे होते हैं एक ही फील्ड में एक सामने, तो उसे हम कहते हैं फसल। ठीक है, अगला देखो ख है यहाँ पर, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। क्या होती है, देखो मिट्टी की पहले तैयारी की जाती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि यार हमने खेत देखा, हमने सीधा उसमें बीज डाल दिया और पेड़ उगाने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमें पहले मिट्टी को तैयार करना होता है, पहले उसको उसमें हल लगाना होता है, पानी डालना होता है, उसमें उर्वरक डालने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। फिर देखो, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। अब देखो क्षतिग्रस्त यानी कि जो खराब बीज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब हम बीज को पानी में डालते हैं, जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। ठीक है, ये एक तरीका आपके घर वाले भी अपनाते होंगे। ठीक है, अगर वो आप खेती बाड़ी करते होंगे तो जो बीज को क्या करते हैं पानी में डाल देते हैं और कुछ बीज जो खराब होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं क्योंकि वो खोखले होते हैं अंदर से। ठीक है, फिर देखो घ है यहाँ पर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक हैं। क्या, जल और पोषक तत्व। आपको पता है सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व और जो जल है वो कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है फसल को। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2 है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से आपको करना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग आपको दिए हैं। देखो पहले में ये आपको खरीफ फसल, फिर ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और यानी कि यहाँ पर आपको एक तरह से एक जो आंसर है वो आपको 2 या 3 से भी कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो इधर हमारे पास 4 ही पॉइंट है, इधर हमारे पास 5 पॉइंट है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर है खरीफ फसल, तो इसमें आप लिखोगे धान एवं मक्का। ठीक है, फिर अगला है आपके पास रबी फसल, तो इसमें आप लिखोगे गेहूं, चना और मटर। फिर है रासायनिक उर्वरक, इसमें आप लिखोगे यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट, आपने देखे उर्वरक। ठीक है, जो लोग खाद डालते हैं। आगे देखो कार्बनिक खाद्य में क्या आ जाएगा आपका, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, और यहाँ पर आप देखो मवेशियों का चारा। ठीक है, ये सब चीज़ किसके अंतर्गत आ जाती है, कार्बनिक खाद के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, जो मवेशी होता है उनका जो चारा होता है वो भी एक तरह से कार्बनिक खाद होता है। आगे देखो क्वेश्चन 3 है यहाँ पर, निम्नलिखित के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। ठीक है, तो देखो खरीफ फसल के 2 उदाहरण अभी हमने ऊपर पढ़ भी लिए थे, धान एवं मक्का, उसी को आप एक नीचे लिख दोगे। ठीक है, खरीफ फसल गेहूं और चना, आप चलो दूसरा लिख दो यहाँ पर। फिर रबी फसल में आप लिख देंगे धान और मक्का। देखो यहाँ पर ही आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट्स गलत लिखे हुए हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर खरीफ फसल में आपके पास है धान एवं मक्का, तो यहाँ पर आप लिखोगे खरीफ फसल में धान और मक्का। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट हो गया ऊपर नीचे। ठीक है, तो और रबी फसल में आप लिखोगे गेहूं और चना। ठीक है, तो इनको आप शिफ्ट कर लेना ऊपर के हिसाब से, यहाँ पर जैसे हमने लिखा था। अब आगे देखो हमारे पास है प्रश्न 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ आपको तैयार करना है। तो किस तरह का से करेंगे आप देखो, पैराग्राफ सबसे पहला पॉइंट है आपके पास यहाँ पर मिट्टी तैयार करना, इस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखो इस तरह से आप लिखेंगे, पॉइंट आप डालेंगे मिट्टी तैयार करना। तो देखो हमको पता है फसल उगाने से पहले हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, फसल के लायक। तो देखो मिट्टी तैयार करना कृषि की पहली प्रक्रिया होती है। इसमें सबसे पहले जुई की जाती है जिससे मिट्टी पलटा जाता है। ठीक है, जुई यानी कि हल लगाकर, ठीक है, ये सब करके वो मिट्टी को पलट देते हैं अच्छे से। ठीक है, और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे, यहाँ पर आप देखो कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। और मिट्टी पोला करने से क्या होता है, इसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं और पोला मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को देखो वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, आगे देखो पोला पोला होता है वो मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। ठीक है, मिट्टी जो पोली के कारण क्या होता है, मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक हो जाती है। आगे देखो ख है आपके पास बुआई, तो बुआई में आप लिखोगे बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, बुआई आप सबको पता है बोना। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डालते हैं। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती है
और स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता है कि बोने से पहले हम वही बीज इस्तेमाल करते हैं जो अच्छी उपज देगा हमें। ठीक है, और जो एकदम हेल्थी भी हो जो बीज। आगे देखो निराई। ठीक है, खरपतवार को फसलों से हटाने के प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार यानी कि आपने देखा होगा जब कभी अगर आप के घर वाले या फिर आपकी फैमिली में अगर खेती बाड़ी करते होंगे तो जब हमारी फसल के बीच में कुछ अनवांटेड जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, मतलब जो घास उगने लग जाती है, तो इनको जब हटाते हैं तो इसको निराई बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, इसमें खुरपी जैसे कृषि औजारों को उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीड़क नाशियों का उपयोग। ठीक है, अब पीड़क नाशियों यानी कि जो आपने देखा होगा यूरिया ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ये किस लिए करते हैं, जो साथ में जो वैसे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे जो घास होती है फसल के बीच में जो उग जाती है छोटी मोटी, उसको हटाने के लिए। ठीक है, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहते हैं। ये फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देती है। अवांछित यानी कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, फसल के बीच में जो घास उग जाती है। फिर देखो थ्रेशिंग, काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। तो ये भी याद रखना कि जब क्या करते हैं, आपने देखो जब धान ये सब हो जाते हैं तो उसके बाद धान को अलग करते हैं, ठीक है, भूसे से, तो इस विधि को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, आजकल थ्रेशिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेशिंग के बाद बीजों का सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। ठीक है, थ्रेशिंग के लिए आपको पता है आज के टाइम पे बहुत सारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। प्रश्न 5 देखो, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, खाद और उर्वरक दो वर्ड आपने पढ़े होंगे। ठीक है, दोनों में भिन्नता आपको बतानी है। तो देखो यह एक जैविक पदार्थ है, जो खाद होती है वो जैविक होती है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ इसमें आते हैं जैसे कि गोबर, सड़े गले जो चीज़ें होती है, ठीक है, सब्जियां होती है, ये सारी चीज़ें। और उर्वरक में क्या आता है, ये एक रासायनिक पदार्थ है उर्वरक में। ठीक है, जो फैक्ट्री से बनकर आता है, यूरिया या फिर जो कीटनाशक होते हैं, ये सारी चीज़ें। इसमें देखो खाद में दूसरा पॉइंट है, यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। ठीक है, खाद किस तरह से बनाई जाती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, फिर वो खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन उर्वरक फैक्ट्रियों में बनते हैं। ठीक है, खाद देखो इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं खाद में, और उर्वरक में इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखो आपने अंतर इनमें भी पढ़ लिया। प्रश्न 6 देखो, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, सिंचाई किसे कहते हैं, आपको पता है, खेतों में पानी चारना, इस सब चीज़ों को सिंचाई कहते हैं। और इसके आपको दो विधियां बतानी है जिससे कि हम क्या करें, जल की बचत कर सकें। ठीक है, तो देखो विभिन्न अंतराल पर खेती में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां इस प्रकार हैं। पहला है देखो नहर, दूसरा है कुआं। ठीक है, दो विधियां हैं ये। नहर के द्वारा सिंचाई की जा सकती है आसानी से, और इसमें क्या होगी, एक विधि ऐसी है जिसको हम जल को संरक्षित रख सकते हैं, और कुओं से भी हम कर सकते हैं। प्रश्न 7 देखो, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा आपको करनी है। तो देखो यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो उसके अनुकूल मौसम, तापमान, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी और वह फसल उपयुक्त नहीं होगी। ठीक है, उपयुक्त यानी कि आप देखो यहाँ पर नहीं उगेगी, आप लिख सकते हो। ठीक है, वो मतलब नहीं बन पाएगी अच्छे से वो फसल हमारी। प्रश्न 8 देखो, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या आपको करनी है। देखो खेत में लगातार फसल यानी कि देखो आपने बीज बोया, ठीक है, फसल हुई, आपने फसल को काटा, फिर से आपने एकदम से वहाँ पर बीज बो दी दूसरी फसल की, तो इससे क्या होगा, देखो इससे होता है कि जो फसल की उपजाऊ क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, फसल की नहीं, सॉरी, खेत की। देखो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, और कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों में भी कमी हो जाती है, और इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। ठीक है, तो लोग ऐसा करते हैं। आगे देखो प्रश्न 9 है, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखो खरपतवार क्या होता है, ये अभी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो देखो फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं, और इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। इनका हम नियंत्रण कैसे करें, तो देखो खरपतवार को हम निम्न दो विधियों से नष्ट कर सकते हैं। पहला है निराई के द्वारा, ठीक है, और फिर है पीड़क नाशक के उपयोग से। दो हमने अभी भी पढ़े थे, ठीक है, थोड़ी देर पहले। अब उसके बाद देखो प्रश्न 10 आपके पास आता है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। ठीक है, तो ये आपको उलट पुलट मतलब दे रखे हैं। ठीक है, ये इनको आपको सही करके लिखना है।
तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को हम तैयार करते हैं, तो 5वां पॉइंट सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, तो फिर उसके बाद हमारा 6 पॉइंट आएगा। फिर हम करते हैं बुआई, ठीक है। फिर हम करते हैं खाद डालते हैं, फिर हम करते हैं सिंचाई, फिर हम कटाई और फिर फसल को चीनी मिल में भेज देते हैं। तो देखो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा गन्ने से लेकर के और यहाँ पर चीनी तक का सफ़र, ठीक है, गन्ने का। आगे देखो प्रश्न 11 है आपके पास, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा आपको करना है, ठीक है। ये आपको पहेली दे रखी है, ऊपर से नीचे की ओर कुछ आपको दे रखे हैं। देखो पहले में सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है, क्या है, देखो रहट, हमने पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे रहट पहले में। आगे देखो, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना क्या कहलाता है, दूसरा पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पर हम लिखे पशुपालन, बड़े पैमाने पर, यानी कि जब बहुत सारे पशु होते हैं किसी के पास, वो उनके रेख देख करता है, तो उसे हम कहते हैं पशुपालन, ठीक है। तीसरा देखो, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में बोए जाने वाले फसलों को हम क्या कहते हैं, खरीफ कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट ऊपर से नीचे की ओर है हमारे पास, ठीक है। आगे देखो, फसल पक जाने के बाद काटना किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे देखो कटाई, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हमारे पास आता है बाईं से दाईं ओर। तो देखो, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, तो यहाँ पर आप लिखोगे उन फसल में क्या आती है, देखो फसल, अच्छा यहाँ पर कौन सा पॉइंट आपके पास, पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट में आप लिखोगे यहाँ पर रवि, ठीक है। आगे देखो, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चौथे में आपका आएगा फसल। देखो एक ही किस्म के पौधे जब बहुत सारे उगाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फसल, ठीक है। अब फसल, आप एक गेहूं का पौधा लगा दोगे तो उसे आप फसल नहीं कहोगे, उसे आप गेहूं का पौधा कहोगे। लेकिन जहाँ पर हजारों गेहूं के पौधे होंगे उसे आप कहोगे फसल, ठीक है। फिर देखो गेहूं की फसल, इस तरह से आप कह सकते हो। फिर देखो पांचवा है, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम देखो, तो यहाँ पर आप लिखोगे उर्वरक, ठीक है, पांचवे में। और फिर सातवां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं निराई, जो अभी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर एक बार आप वीडियो को पॉज करके और इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 8th यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। मैंने सभी पे वीडियो बना रखी हैं। बाकी तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।